हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन बॉटनी कैंपस फैमिली। और देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एपिसोड 2। तो यहाँ पे हर चैप्टर एक मूवी की तरह चलने वाला है और ये जो अपनी मूवी है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो आज इसका हम सेकंड एपिसोड ले रहे हैं और टॉपिक है यहाँ पे रिप्रोडक्शन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? तो इसमें लिखा है कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो एनसीईआरटी ने रिप्रोडक्शन को बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों लिखा है? क्योंकि अपने जैसे 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड टेक्सोनोमी वाला, उसमें आपने देखा भी था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, तो उसमें रिप्रोडक्शन भी था। तो लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से हमने इसको क्या लिख दिया यहाँ पे, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस प्रोजेनी टू इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म अपने ही समान, एक ऑर्गेनिज्म अपने ही समान न्यू ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइन एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस प्रोजेनी टू इटसेल्फ। क्लियर? देखिए, यहाँ पे दो बातें लिखी हुई है, एक ऑफस्प्रिंग और एक प्रोजेनी। तो वैसे तो दोनों सिमिलर है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यंग वंस हैं उनको आप ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं उनको आप प्रोजेनी कंसीडर कर सकते हैं। बाकी दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट, हाँ देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें देखिए फर्स्ट सिग्निफिकेंस, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्लेनेट है उसके ऊपर किसी भी स्पीसीज़ का जो एग्जिस्टेंस है या उसकी जो कंटिन्यूटी है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसको मेंटेन करने का काम किसका है, रिप्रोडक्शन का। देखिए इसको भी हम समझते हैं कैसे। तो इधर देखिए आप, यहाँ पे आपको ये अर्थ प्लेनेट दिख रहा है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये है अर्थ प्लेनेट, और इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं, तो देखिए ये डॉग स्पीसीज़ है। तो इसके ऊपर ये क्या है, डॉग स्पीसीज़ है, ये डॉग स्पीसीज़ है। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे। अब देखिए, अगर ये डॉग स्पीसीज़, सपोज करो दुनिया के सभी डॉग जो है वो स्ट्राइक पे चले जाए कि हमें रिप्रोडक्शन नहीं करना, हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, ये जितने भी डॉग है जो आज सर्वाइव कर रहे हैं, इन सब की फाइनल क्या होने वाली है, नेचुरल डेथ होने वाली है। तो इन सब की क्या हो जाएगी, नेचुरल डेथ हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पूरे प्लेनेट से डॉग क्या हो जाएंगे, फाइनली ख़त्म हो जाएंगे। अब रिप्रोडक्शन इन लोगों ने किया नहीं और जितने भी डॉग हैं इन सब की नेचुरल डेथ हो गई, तो इसका मतलब ये जो डॉग स्पीसीज़ है इनका जो एग्जिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी स्पीसीज़ को प्लेनेट पे बनाए रखने के लिए क्या एसेंशियल है, रिप्रोडक्शन। तो ये तो रिप्रोडक्शन का फर्स्ट क्या हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया। इसके बाद में हम सेकंड सिग्निफिकेंस लेते हैं। तो देखिए सेकंड सिग्निफिकेंस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, और आपको पता है मियोसिस तो बदनाम है किसके लिए, जेनेटिक वेरिएशंस को प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मियोसिस होगा, और मियोसिस में क्या प्रोड्यूस होती है, जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है। अब देखिए ये जो जेनेटिक वेरिएशंस होती है ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में रोल प्ले करती है और ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में हेल्प करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द बेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ट मोड है, क्योंकि इसमें मियोसिस है तो जेनेटिक वेरिएशंस है, और वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में क्या करता है, हेल्प करता है। अब देखिए इसके बाद में हम लेंगे नेक्स्ट। हाँ देखिए, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आपके समझ में आ गया तो एसेक्सुअल तो अपने आप समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमें बाई पेरेंटल लेना है, तो 2 पेरेंट्स लेने हैं हमें। जैसे यहाँ पे मैंने ये मेल पेरेंट लिया है और यहाँ पे फीमेल पेरेंट लिया है। पेरेंट्स को मैं यहाँ डिप्लॉयड ले लेता हूँ, वैसे हैप्लॉयड भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डिप्लॉयड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे डिप्लॉयड पेरेंट्स ले लिए मैंने। अब यहाँ पे आपको पता है मेल पेरेंट क्या बनाएगा, मेल गैमीट बनाएगा। तो यहाँ पे ये बन गया मेल गैमीट, और फीमेल पेरेंट क्या बनाएगा, फीमेल गैमीट बनाएगा। तो ये बन गया फीमेल गैमीट। अब देखिए गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। अब यहाँ पे अगर गैमीट्स हैप्लॉइड है तो इसका मतलब ये कौन से डिवीजन से बने हैं, मियोसिस से, क्योंकि मैंने कहा था ना जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे मियोसिस होगा। अगर पेरेंट्स अपने क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो फिर मियोसिस किस में होता है, जाइगोट में होता है, वो जाइगोटिक मियोसिस है। ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों गैमेट्स जो बन गए, अब ये फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइज होना ज़रूरी है ना, गैमेट बनने से प्रोजेनी तो नहीं बनेगी। तो अब हम फर्टिलाइजेशन की बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाता है। किससे बन जाता है, जाइगोट फर्टिलाइजेशन से, और जाइगोट क्या हो जाएगा वापस, डिप्लॉयड। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिनगेमी। और इससे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन गया वापस। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको समझें तो कैसे डिफाइन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखिए बाई पेरेंटल। तो बाई पेरेंटल प्रोसेस है, मियोसिस होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। तो ये सब खूबियाँ है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर आपको डिफाइन करना है तो आप बोलिए द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच आर बाईपेरेंटल एंड अक्रेंस मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है तो बिल्कुल सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं आप, उल्टा कर दीजिए। बाईपेरेंटल की जगह यूनिपेरेंटल, मियोसिस नहीं होता। गैमीट एनसीईआरटी ने लिखा है विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट बन भी सकते हैं और गैमीट नहीं भी बन सकते हैं। तो देखिए वैसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट नहीं बनते, लेकिन जो गैमीट बनना लिखा है वो दरअसल लिखा है किसके लिए, स्पोर फॉर्मेशन के लिए। तो जो स्पोर बनते हैं उन्हीं को एज ए गैमीट कंसीडर किया गया है। और अगर हम इन जनरल बात करें तो गैमीट नहीं बनते, वो स्पोर बनते हैं। लेकिन फिर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही याद करना है। तो एनसीईआरटी में लिखा है विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, तो आपको ऐसे याद रखना है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए डिफरेंस देखिए, अब आपके लिए बिल्कुल आसान है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाईपेरेंटल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं, यहाँ पे विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें याद रखनी है, विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन। सिनगेमी सेक्सुअल में होगी, यहाँ पे नहीं होगी। मियोसिस सेक्सुअल में होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए इसके बाद में अगला डिफरेंस जहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो ऑफ स्प्रिंग होती है उसके बारे में समझिए। ऑफ स्प्रिंग जेनेटिकली
एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स। तो ये आपको याद रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो ऑफस्प्रिंग होती है वो आपस में भी और अपने पेरेंट्स के भी जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तौर पे क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग होती है। इसीलिए आपने देखा होगा एक ही मम्मी पापा के जो बच्चे होते हैं उनमें भी क्या होती है, वेरिएशंस होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोजेनी होती है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होती है, डिफरेंट होती है एक दूसरे से। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट, अगर हम इधर बात करें एसेक्सुअल में, तो इसका उल्टा कीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोजेनी होती है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है, आपस में भी और अपने पेरेंट के भी, और इनको क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, आपस में भी और अपने पेरेंट के भी। क्लियर है? तो प्रोजेनी जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू इट्स सेल्फ एंड देयर पेरेंट्स, ये याद रखना है यहाँ पे। इट्स सेल्फ एंड, या इसको ऐसे लिखेंगे हम, each other and their parent। तो आपस में और अपने पेरेंट के जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली क्या होती है, सिमिलर होती है। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे क्लोन। तो इनको क्लोन बोला जाता है। और ये जितने भी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली प्रोजेनी सिमिलर है इनको क्लोन बोलते हैं। और क्लोन का जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मेंबर है, उसको हम रेमेट बोलते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये 3 है क्लोन, जैसे 1 2 3, या इसको एक और थोड़ा सा इजी वे में ले लेते हैं। जैसे ये एक बैक्टीरियम सेल है, पेरेंटल सेल है। अब इसमें बाइनरी फ्यूजन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और इससे 2 डॉटर बैक्टीरियम सेल बन गई। तो इन दोनों को मिला के मैं क्या बोलूँगा, क्लोन बोलूँगा। दोनों को मिला के तो क्या बोलूँगा, दोनों तो क्या है, ये तो क्लोन है। लेकिन एक मेंबर को क्या बोलूँगा, रेमेट बोलूँगा। क्लियर? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोजेनी होती है जो आपस में जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, इनको तो क्लोन बोलेंगे, और इंडिविजुअल मेंबर को क्या बोलेंगे, रेमेट बोलेंगे। इसके बाद में देखिए लास्ट डिफरेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस है। क्लियर? तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपको बोले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है तो रटना नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल सा बोलिए, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज़ यूनिपेरेंटल एंड in which occur with or without gamete formation and fertilization absent and meiosis absent called asexual reproduction। क्लियर है? हाँ, एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझनी है। देखिए मियोसिस का यहाँ पर एक और सिग्निफिकेंस है, किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बाई पेरेंटल प्रोसेस है, इसलिए पेरेंटल जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करने का काम भी मियोसिस करता है। जैसे अगर ये सपोज करो ये ह्यूमन स्पीसीज़ का एग्जांपल होता, तो यहाँ पे मेल के पास 2n बराबर कितने क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे एक मिनट, मेल के पास कितने होते हैं, यहाँ पे 2n बराबर 46, फीमेल पेरेंट के पास 2n बराबर 46। तो यहाँ देखिए मियोसिस हुआ, इसलिए गैमिट में कितने रह गए, 23, और फिर फर्टिलाइजेशन से वापस जाइगोट में क्या हो गया, या ऑफस्प्रिंग में कितना हो गया, 2n बराबर 46। इसका मतलब पेरेंट के पास भी 2n बराबर 46 है और उनकी ऑफस्प्रिंग के पास भी 2n बराबर 46 है। ये किसकी वजह से हुआ, मियोसिस की वजह से हुआ। तो पेरेंटल जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करने का काम या कांस्टेंट बनाए रखने का काम कौन कर रहा है, मियोसिस। अगर सपोज करो यहाँ माइटोसिस होता, तो माइटोसिस होता तो गैमीट डिप्लॉइड हो जाते हैं और फिर डिप्लॉइड गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज होते हैं, तो यहाँ पे 4n हो जाता और क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 92 हो जाते हैं। तो आप जानते हैं ना कि अगर एक क्रोमोसोम अगर इंसान में बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो इससे सिंड्रोम आ जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इस तरीके से। तो 4n हो जाता तो फिर वो आपको बताइए क्या बन जाता, इंसान स्पीसीज तो कहाँ से रह पाता, सब कुछ बदल जाता उसमें। तो ये क्लियर है, ये समझ में आ गया आपके इतना। अब इसके बाद में चलते हैं अगले पेज पे। अब देखिए
हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है क्लॉन इज, फर्स्ट ऑप्शन है जेनेटिकली सिमिलर, सेकंड है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, थर्ड है प्रोजेनी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो आपको आंसर करना है। आंसर करने का तरीका वही है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन लिखना है और ब्रैकेट में उसका जो भी आंसर है वो आंसर देना है। और जो पिछला एपिसोड है उसके भी आंसर्स मैंने देखे थे, तो जिन बच्चों ने आंसरिंग की है उनके सबके आंसर्स ठीक है, करेक्ट हैं, मैंने चेक किया था। तो ये मैं आपको फिर स्पेशली बोलना चाहूँगा कि आप सब जो भी बच्चे ये विजिट कर रहे हैं, एपिसोड देख रहे हैं, तो आपको आंसरिंग भी करना होता है, ठीक है ना। तो आप आंसरिंग कीजिए, मैं सबके आंसरिंग क्या करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। तो इसी से पता चलता है कि आप कितना एंजॉय कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद में नेक्स्ट, अब हम ले रहे हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, जेनेटिक वेरिएशंस अराइज in sexual reproduction, during meiosis, due to genetic recombination, all of these। तो इसका आंसर भी आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, हाँ देखिए, अब आपको एक भाई साहब दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा इंटरेक्टिव बॉटनी कम्युनिटी है, तो आप भी इसके मेंबर बन जाइए। मेंबर बनने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना, आपको ओनली ये यूट्यूब चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पे क्लिक करना है। और देखिए मुझे खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि हमारा जो ये बॉटनी इंटरेक्टिव कम्युनिटी है, जो हमारी एक फैमिली है बॉटनी कैंपस, तो इस फैमिली की साइज़ बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं इनका नंबर बढ़ता जा रहा है, और इसके लिए आप सबको स्पेशल थैंक्स। और अपना जो बेस्ट स्कोर है, और हम फिर उसके बारे में बात करेंगे, बेस्ट क्या होता है, बेस्ट स्कोर 180 में से 180, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्कोर आप लोग लगाएंगे नीट के अंदर, और मैं आपकी इसमें पूरी हेल्प करूँगा। और बाकी सब कुछ आपको पता ही है, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और ये जो अपने जितने भी एपिसोड्स हैं, तो इनमें और मज़ा आने वाला है आपको। आपने देखा होगा जो सेकंड अपना एपिसोड है, इसमें आपको और भी काफ़ी अच्छा नया मिला होगा। तो अब जितने भी अपने फर्दर एपिसोड्स रिलीज होंगे, तो उन सब में कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, और बहुत इंटरेक्टिव होने वाले हैं ये। और एक तरीके से आपको स्टडी करने का एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो जहाँ पे आप एंजॉय भी कर रहे हैं स्टडी को, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ, और एक बेस्ट स्कोरिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर दिस। बाकी तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक इंतज़ार कीजिए, और जय हिंद।